नमस्कार। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन कई दिनों से एनसीईआरटी नोट्स एंड जीके एंड एमसीक्यू सीरीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो काफ़ी क्लासों के बारे में अपन बातचीत कर चुके, जिनकी डिटेल अपने लक्ष्मणधारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। और आज इस सीरीज के अंदर अपन शुरुआत करेंगे हिस्ट्री क्लास 7 के पहले अध्याय के नोट्स एंड जीके की। इसके बाद में क्रमशः चलती रहेगी पूरी सीरीज। तो आप इसको प्लेलिस्ट को सेव कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी जड़ी बूटी सीरीज वन लाइनर एंड नोट्स के रूप में सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो पुस्तक हमारा अतीत भाग 2 उसके सभी वन लाइनर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये विषय सूची रहेगी। इसके अंदर टोटल आपके 10 अध्याय हैं और आज अपन पहले अध्याय की बात करेंगे कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब इसके अंदर से कौन कौन से महत्वपूर्ण नोट्स बन रहे हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। और आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नोट्स देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर हर एक चीज़ का समायोजन किया है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ओके, हाँ, सबसे पहले यहाँ मानचित्रकार है। यानी मानचित्रकार का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाने का काम करता है उसे मानचित्र कहा जाता है। भाई ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शे बनाने का कार्य करता है, क्या कार्य करता है? नक्शे बनाना। ठीक है ना? ओके, क्या बनाना? नक्शे बनाना। आगे 12वीं सदी के भूगोलवेता अल इद्रिसी। अब 12वीं सदी के अंदर कौन है भूगोलवेता? अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया था। तो सबसे पहले 12वीं सदी के अंदर एक नक्शा बनाता है अल इद्रिसी और उसके अंदर भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है, उसको भी दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम कन्नौज था, जो कि इतिहास की किताब में अंदर अपने को मिलता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत कहते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? मिनहाज ए सिराज ने कब किया? 13वीं सदी में किया, का प्रयोग किया। तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। अब उसने जो प्रयोग किया इसका मतलब था 13वीं सदी के अंदर पंजाब और हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो क्षेत्र स्थित थे उससे रिलेटेड किया हिंदुस्तान शब्द को। और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आते थे। ध्यान रखना, मिनहाज ए सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया उसको एक राजनीतिक अर्थ में रिलेटेड करके देखा जाए तो उसका मतलब था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का कभी समावेश हुआ ही नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रारंभ किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। बाबर कब करता है? 16वीं सदी के अंदर स्तुता हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है और इस उपमहाद्वीप के भूगोल के अंदर पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो ध्यान रखना, तीनों टाइम में अलग अलग प्रयोग होता है। सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कौन करता है? 13वीं सदी के अंदर कर रहा है फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसके संदर्भ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन उसके पश्चात राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। ठीक है, और हिंदुस्तान शब्द के अंदर दक्षिणी भारत का कभी प्रयोग हुआ ही नहीं। और इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर करता है और बाबर ने इस शब्द का प्रयोग भूगोल, पशु पक्षियों या निवास करने वाली संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा भी और यह प्रयोग यानी यह शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने भी किया था। कब किया था? 14वीं सदी के अंदर किया था, जो कि हिंद के कुछ कुछ समान था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी। यहाँ मैंने हर एक वो चीज़ डाली है जो अपने एग्जाम में कहीं ना किसी तरीके से, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप आरएएस की एग्जाम सोचो या आईएएस की एग्जाम सोचो जिसके अंदर एनसीईआरटी महत्वपूर्ण होती है, उनके हर एक तथ्य को समायोजित करने की कोशिश की।
ठीक है। अब है विदेशी। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। जैसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। क्या मतलब? विदेशी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमारी संस्कृति का नहीं हो या हमारे समाज या संस्कृति का अंग नहीं हो, अनजाना व्यक्ति हो, उसे विदेशी कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में हिंदेसी में परदेसी शब्द और फारसी में अजनबी शब्द से संबोधित किया जाता है। उसके बाद में अभिलेखागार, कि भाई अभिलेखागार क्या होता है, समझ में आया कि अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार पांडुलिपियों को संग्रहित करने का ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों को संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना। सॉरी, ये गलत हो गया। ऐसा स्थान जहां पांडुलिपियों और दस्तावेजों को संग्रहित किया जाता है, ये ध्यान रखना, पांडुलिपियों और दस्तावेजों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा और रिकॉर्ड रखते हैं। यानी अभिलेखागार का मतलब होता है पांडुलिपियों को संग्रहित रखने का स्थान। और इस तरीके के कोई छोटे चित्र बने होते हैं, छोटे आकार के जो चित्र होते हैं उसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। अगर आपने बीएड की है तो आपने टीचिंग एड लगाई होगी, अपनी जो लेसन की डायरिया बनाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर आप छोटे छोटे मिनिएचर लगाते हैं। तो मिनिएचर का मतलब ये होता है कि ऐसा चित्र जो बहुत ही छोटा हो, आकार में बहुत ही छोटा हो। उसके बाद में नस्तलिक लिपि, जो बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती है। और उसके बाद में है लिपि, दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है ये लिपि। उसके बाद में 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहली बार वृत्तांत, कौन है? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहली बार वृत्तांत 1356 में, दूसरी बार 2 वर्ष बाद में लिखा था। ध्यान रखना, दोनों के दोनों याद रखना है। 14वीं सदी के अंदर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो अपना पहला यात्रा वृत्तांत लिखता है, पहला वृत्तांत लिखता है पहली बार 1356 के अंदर, और दूसरा लिखता है 2 साल बाद, यानी 1356, 57, 58। कब लिखता है? 1358। आगे देखो, राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला हुआ शब्द है। पर्यावास का मतलब होता है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति है, उसके अंदर बताया गया है कि उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व बंगाल, अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पूर्व बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण द्रविड़ भारत भी शामिल किया जाता है। तो वैसे आगे वाले अध्यायों में दिल्ली के सुल्तान बलबन के बारे में अपन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन इसमें ये एक प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई, उसमें कहा गया है कि गयासुद्दीन बलबन का जो शासक साम्राज्य था वो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था, और इसके अंदर दक्षिण भारत भी शामिल था। उसके बाद में मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी अल अबसर, ये नाम ध्यान रखना, शिहाबुद्दीन उमरी की पुस्तक कौन है? अल अबसर फी ममालिक द्वारा रचित, ये आदमी का नाम है और ये इसकी पुस्तक है। मसालिक अल अमसर के अनुसार, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी अल अबसर फी ममालिक द्वारा रचित मसालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर आने वाले प्रांत, ठीक है। तो ये प्रांत थे और इन प्रांतों की स्थिति कहाँ कहाँ है, जो कि यहाँ पे नीचे मैप दिया हुआ उसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार या शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे उसे संरक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे शिविस्तान, तो यहाँ पे पहला कहाँ आया हुआ है? ये यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे इसका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है ना। आगे, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक व ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, ठीक है ना। तो कुरान मुसलमान धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है। और 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
और अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न बन रहे हैं वो देख लेते हैं। चलो, जीके वन लाइनर। यूरोप के नाविक व व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के जिस मानचित्र का उपयोग करते थे उसे किसने बनाया? तो ये बनाया था गिवलाम द लिस्ले। किसने बनाया था? गिवलाम द लिस्ले। ऐसा स्थान जहाँ पर अभिलेखों और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है, अभिलेखागार। किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण तथा वहाँ रहने वाले की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली क्या कहलाती है? पर्यावास कहलाती है। शिया मुसलमान किसे इसका मुख्य मानते थे? पैगंबर के दामाद अली को। और सुन्नी मुसलमान किसे इस्लाम का नेतृत्व करता मानते थे? खलीफाओं को। और इस्लाम के आरंभ के दौर में इसका नेतृत्व किसने किया? खलीफाओं ने किया। और 19वीं सदी के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास। ठीक है, तो ये थे पहले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड वन लाइनर जीके के क्वेश्चन। अब इसके बाद में मैं इस अध्याय से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास लूंगा और उसके बाद अपना आपके दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। और इसकी पीडीएफ मैं डालूंगा अपने क्या बोलते हैं, लक्ष्मण धारा जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर डालूंगा। तो लिंक भी मैं कमेंट सेशन तथा अबाउट में प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।